तो मैं रजत खंडेलवाल इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते दोस्तों आज मैं जो नेट की जो सीरीज़ थी 3rd नंबर की वो आज मैं लेके आया हूँ। और हम देख रहे हैं कि जो एक पहली सीरीज़ मैंने कराई, दूसरी सीरीज़ मैंने करवाई, तो आपका बहुत अच्छा हमें प्यार मिल रहा है। और इसी सीरीज़ को दोस्तों अपन धीरे धीरे 1-2 दिन में एक दिन अपन ये नेट की सीरीज अपन जो क्वेश्चन सीरीज जो मैं डालता रहूँगा। और दोस्तों कौन से नंबर की सीरीज है? 30 नंबर की सीरीज है। और दोस्तों ये पुराने जो पेपर है उसी को मैं करा रहा हूँ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ये व्याख्या सहित मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, व्याख्या सहित इसको मैं करा रहा हूँ। दोस्तों अपन चलते हैं, आज अपन बात करेंगे तीसरी सीरीज है यूजीसी नेट 2021 के लिए। और बिल्कुल सबसे पहले प्राचीन भारत का 30 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के 30 क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन, मध्यकालीन के 10 क्वेश्चन और आधुनिक के 10 क्वेश्चन, यानी इसमें 30 क्वेश्चनों का इसके अंदर जिक्र है। दोस्तों सबसे पहले सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, किसमें कौन कौन से है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ नदी अपन नदियाँ दे रखी है कि कौन कौन सी इसके अंदर नदियाँ हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं इसके अंदर कुबा यानी काबुल, दोस्तों परुष्णी रावी और सदानीरा गंडक और सतुद्री सतलज। दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा ए का 2, तो यानी इसके अंदर बी उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसके अंदर बी उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप इसकी कुछ व्याख्या समझते हैं कि इसमें क्या क्या व्याख्या है। दोस्तों जो ऋग्वेदिक नदियाँ हैं उसमें ऋग्वेद में 23 नदियों का जिक्र, 25 नदियों का इसके अंदर जिक्र मिलता है, जबकि वैदिक संहिता के अंदर 31 नदियों का जिक्र मिलता है। और 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियों का इसके अंदर जिक्र मिलता है। और हम देखते हैं कि जो अफगानिस्तान के अंदर 4 नदियों का जिक्र मिलता है, कुबा, कुरमू, गोमती और सुवास्तु, इन 4 इसके अंदर नदियों का जिक्र मिलता है। फिर हम देखते हैं दोस्तों जो ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु। क्या नाम था? सिंधु इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। और ऋग्वेदिक काल की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती। क्या थी? सरस्वती। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये हुआ। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? तो हम देखते हैं कंटक शोधन से संबंधित कौन सा था? न्यायपालिका। क्या था? न्यायपालिका। अब देखते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं सहित। तो दोस्तों अपन देखते हैं इसकी व्याख्या के अंदर अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का जिक्र हमें मिलता है, एक तो है धर्मस्थी है और एक है कंटक शोधन। तो कि धर्मस्थी है वो इसका जो न्यायाधीश था उसको क्या कहता था, तो ये थोड़ा इसमें मिस्टेक है। और जो कंटक शोधन था उसका न्यायाधीश क्या कहलाता था? प्रतिष्ठा इसके अंदर कहलाता था। और इसमें ये दीवानी अदालत था और ये फौजदारी अदालत का था, ध्यान रखना दोस्तों। तो कौन सा था? धर्मस्थीय और कंटक शोधन। फिर अगला दोस्तों मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसके अंदर दोस्तों अपन देखते हैं सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए जाते थे, बिल्कुल सही है। बागोर, लगनाज तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे, ये भी बिल्कुल सही है। जंगली तथा पालतू पशु की हड्डी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और इस काल के जो शैल चित्र में मिले, तो चारों सही है, यानी 1, 2, 3 और 4 इसमें सही है। 1, 2, 3, 4 इसमें सही है। अब उसको सहित व्याख्या करते हैं अपन। दोस्तों जो मध्य पाषाण युग था और इसके अंदर अपन देखते हैं कि 1867 में CL कार्लाइल ने इसको अपन विंध्याचल पर्वत के ऊपर इसने खोदा था और माइक्रोलिथिक्स इसको इसके अंदर प्राप्त हुआ था। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण हमें मिले हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण विशेष स्थल की अपन बात करेंगे, कौन कौन से स्थल थे मध्य पाषाणिक स्थल में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा राजस्थान की। राजस्थान से पहले गुजरात। तो गुजरात के अंदर 3 क्षेत्र थे, एक तो लगनाज था, एक रतनपुर था, एक लोटेश्वर था। लगनाज, रतनपुर और लोटेश्वर तीनों क्षेत्र कहाँ के थे? गुजरात के क्षेत्र थे। और लोटेश्वर से तो अपन क्या मिला? पशुपालन के साक्ष्य हमें मिले हैं। फिर दोस्तों अपन बात करेंगे कि जो उत्खनन है, उत्खनन HD साकले ने किया था, किसका? लगनाज का। और यहाँ से हमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण के सर्वोच्च नमूने यहाँ से हमें मिले हैं। और गेंडे की हड्डी के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं, गेंडे की हड्डी। दोस्तों फिर आता है कि रतनपुर हो गया और लोटेश्वर, ये तीनों कहाँ के? गुजरात के क्षेत्र, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। दोस्तों अगर हम राजस्थान की मैं बात करूँगा तो राजस्थान में 2 क्षेत्र इंपॉर्टेंट, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर राजस्थान की मध्य पाषाणिक, और एक बागोर क्योंकि भीलवाड़ा के अंदर कोटाई नदी के किनारे। और हम देखते हैं कि इसकी खोज VN मिश्र ने की थी। और मुख्य बात क्या है दोस्तों, अपन देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट मुख्य बात। तो इसके अंदर दोस्तों पहली बात है कि महासतियों का टीला था, इसे कहते हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले 5000 ईसा पूर्व के। सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्तर था। जंगली व पालतू पशु दोनों प्रकार के पशुओं की अस्थियों के यहाँ पे साक्ष्य हमें मिले हैं। तो दोस्तों ये था राजस्थान के अंदर। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ दोस्तों, अपन देखते हैं मिर्ज़ापुर,
वहाँ से मिले अपन को एक तो मोरहना पहाड़, एक बगही खोर और एक लेखैया, 3 क्षेत्र से भी वहाँ पे हमें मिले। मिर्ज़ापुर, कहाँ पे? मिर्ज़ापुर। और मोरहना पहाड़ से हमें दोस्तों चित्रयुक्त शिलाश्रय मिला है, तीर कमान मिला है और 2 रथों के चित्र हमें यहाँ से मिले हैं, जबकि लेखैया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है। अगर दोस्तों अब मैं बात करूँ इलाहाबाद के अंदर, 2 क्षेत्र थे इलाहाबाद के, एक तो चौपानी मांडो, एक मेहरुडी है, ये 2 इसके अंदर क्षेत्र थे। दोस्तों अगर मैं प्रतापगढ़ जो कि मैं बात करूँ, 3 क्षेत्र थे, सरायनहर, महदहा और दमदमा। इससे खूब बार क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कि इस यहाँ से क्या क्या मिला है। दोस्तों सरायनहर की खोज किसने की थी? केसी ओझा ने यहाँ से इसकी खोज की थी। और यहाँ से सरायनहर से एक तो मानवीय आक्रमण की साक्ष्य मिले, स्तंभ ग्रंथ के मिले, 8 चूल्हे के साक्ष्य मिले, अस्थि पंजर के मिले और 4 मानव कंकाल के यहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। जबकि महदहा से स्तंभ ग्रंथ मिले हैं, चूल्हे मिले हैं, 8 मिले, यहाँ से 35 मिले, बूचड़खाना मिला है, हड्डी के आभूषण मिले, स्त्री पुरुष की युगल समाधि भी यहाँ से हमें मिली है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि दमदमा से 3 मानव कंकाल यहाँ से मिले हैं, दमदमा से 3 मानव कंकाल और हाथी दांत का लटकन भी यहाँ से मिला है। फिर दोस्तों हम देखते सर्वाधिक समाधान जो 41 मानव संतान सबसे ज़्यादा यहाँ से ही मिला है। तो दोस्तों ये था 3 क्षेत्र। और मध्य प्रदेश का अपन बात करेंगे तो भीमबेटका और आदमगढ़, होशंगाबाद, वहाँ से ये क्षेत्र मिले हैं। और हम देखते हैं कि आदमगढ़ से भी हमें पशुपालन का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और भीमबेटका तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, जो कि हम देखते हैं होशंगाबाद, रायसेना वहाँ शैल चित्र की बहुत फेमस है, कहाँ के। और वाकणकर ने इसकी खोज, भीमबेटका की खोज की थी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों निम्न में से किसे परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी? तो हम देखते हैं कि राज्यवर्धन को परम सौगत की उपाधि प्राप्त थी। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि बसखेड़ा व मधुबन अभिलेख से हमें राज्यवर्धन की परम सौगात को की उपाधि मिली, यानी ये बौद्ध था। और हर्ष की उपाधि दोस्तों हम देखते हैं कि महाराज राजे मिली बसखेड़ा से, शिल्प मिली हेनसांग से और सोनपत मुवर से हमें हर्ष का पूरा नाम मिला है हर्षवर्धन। और जबकि प्रभाकर वर्धन की उपाधि मिली दोस्तों, अपन देखते हैं प्रभाकर वर्धन की महाराज परम भट्टारक और हूण हरिण केसी हर्षरित, तो ये इसके अंदर उपाधि मिली है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में निम्न में से किन का उल्लेख नीचे दिए कूट का प्रयोग किए, तो उसमें कौन सा सही है? तो दोस्तों हम देखते हैं कि सातकर्णी था, बहसितिता और रटिकता, ये 3 है, 1, 2 और 4। तो हम देखते हैं 1, 2 और 4, तो इसमें आ जाएगा डी, इसके अंदर उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं इसकी व्याख्या करता हूँ सबसे पहले, तो देखते हैं। सबसे पहले है कि हाथी जो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख था वो कहाँ पर था? उदयगिरी उड़ीसा के अंदर एक जगह है उदयगिरी, वहाँ पे ये था। और देखते हैं दोस्तों इसको मेघवाहन वंश भी इसे कहते हैं। और यहाँ पे इसके 13 वर्ष की घटनाओं का इसके अंदर जिक्र मिलता है। और इसमें खारवेल के अंदर इसको उपाधि मिली है राजर्षि, कलिंगाधिपति और धर्मराज, इसमें 3 उपाधियों का जिक्र मिला है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँगा इसकी कौन कौन सी किस इसको हराया है, 13 वर्ष की घटनाओं का जिक्र मिला है, तो उसमें कुछ ना कुछ बातें भी मिली होगी। तो दूसरे ऑप्शन बताया गया है कि दक्षिण में मुसिक नगर तक आतंक मचाया था, और उस समय 7वां राजा कौन था? सातकर्णी प्रथम, इसके बारे में यानी सातकर्णी का भी इसके अंदर जिक्र मिलता है, 7वां राजा का। फिर अगला है दोस्तों चौथे वर्ष में जैन तीर्थ विद्याधर की रक्षा भोजकों तथा रट्टिकों के विरुद्ध इन्होंने अभियान किया था, यानी जैन जो तीर्थ थे विद्याधर की इन्होंने रक्षा की थी और भोजक तथा रट्टिकों के विरुद्ध अभियान किया था, यानी कौन से? चौथे वर्ष में। 11वें वर्ष में दोस्तों दक्षिण भारत के तमिल देश संघ को भी पराजित किया था। और 8वें वर्ष में उत्तर भारत के गोरखथरगिरी पर्वत से यवन राजा था दिमित, उसको इसने हराया था, ठीक है। और 12वें वर्ष में मगध नरेश था बृहस्पतिमित्र को परास्त किया तथा कलिंग की जिन प्रतिमा जिसे 300 वर्ष पूर्व नंद राजा मगध ले गया था उसे लेकर वापस लौटा, यानी 12वें वर्ष में इसका जिक्र मिलता है और उसने जैन धर्म को परिचय दिया था। दोस्तों ये ध्यान रखना खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें खूब बार क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अगला दोस्तों 56वां कंबोडिया का भव्यतम स्मारक अंगकोर वाट मूलतः किसे समर्पित है? तो हम देखते हैं तो विष्णु जी को ये समर्पित है, खूब बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसकी सही व्याख्या करते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या आप सबसे पहले करेंगे कि इसे कंबोडिया में, कहाँ पर है ये मंदिर? कंबोडिया के अंदर है। राजा सूर्यवर्मदित्य ने इसको मंदिर को बनाया था और विष्णु जी का ये मंदिर है, ध्यान, विष्णु जी का ये मंदिर है दोस्तों। अन्य मुख्य मंदिर उनकी बात करूँगा। सबसे पहले दोस्तों खोतान के अंदर मिलते हैं गोमती विहार मिलता है और फाया ने भी इसका वर्णन किया है। और चाइना के अंदर हमें श्वेतासर विहार का में
जिक्र मिलता है, जबकि जावा के अंदर कलशन मंदिर है, एक बोरोबुद्र स्तूप है और एक प्रबंधन मंदिर है, यानी 3 इसके अंदर मंदिर है। जबकि बाली के अंदर वैशाख मंदिर है, उलुवाटू मंदिर है, तनाहा लोट मंदिर और सरस्वती मंदिर है। अगर मैं कंबोडिया की बात करूं तो कंबोडिया फुनान मंदिर है ही, कंबोडिया को क्या कहते हैं, फुनान, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अंगकोर थोम का मंदिर भी है, यानी जय वर्मा सप्तम ने इसने बनवाया था। और बेयोन टेम्पल भी यहाँ पे है। चंपा में बात करूँ तो माइसोन टेम्पल है, पोनागर का मंदिर है, डांग ड्यूआंग के बौद्ध मंदिर भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। और बर्मा की अगर मैं बात करूँ आनंद मंदिर जो कि पैगन में स्थित है, यानी क्यानजीत ने इसका निर्माण करवाया था, बर्मा। दोस्तों ये हुआ अपने कुछ सहित व्याख्या। अब मैं बात करूँ 57वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और कुछ दे रखे हैं यहाँ से हमें स्थान मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे तांबा राजस्थान से, हम देखते हैं खेतड़ी, तांबा राजस्थान से। शंख कच्छ से, यानी A का 2, B का 3, ठीक है। और अब मैं बात करूँ सोना ढक्कन से, D का 1 और C का लाजवत बदख्शा अफगानिस्तान से, तो ये आ जाएगा। मैं बात करूँ दोस्तों तो तांबा A का 2, B का 3, लाजवर्द C का 4, C का तो D इसका अंदर उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी सहित व्याख्या करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि टीन और जो चांदी वो कहाँ से थी, टिन और चांदी यानी ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा खेतड़ी फिर बलूचिस्तान। सोना दोस्तों ईरान से, ईरान नहीं हो तो ऑप्शन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान नहीं हो तो फिर दक्षिण, 3 इसके अंदर उत्तर आ जाएंगे। जो मेन वो दक्षिण भारत है, अगर मैं भारत की बात करूँ तो। लाजवर्त में बदख्शा जो कि अफगानिस्तान के अंदर है। सेलखड़ी ये कहाँ दोस्तों, बलूचिस्तान भी है, राजस्थान है, गुजरात। और शंख में देखते हैं सौराष्ट्र और कच्छ गुजरात के अंदर। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट, तो देख लेना। तो अगला निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख करता है, तो कौन सा करता है, महावग्ग करता है। दोस्तों हम देखते हैं कि अब थोड़ी इसकी व्याख्या करते हैं। तो बिंबिसार किसका राजा था, हर्यक वंश का राजा था, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस कहा गया है, और जैन साहित्य में इसको श्रोणिक कहा गया है। और महावग्ग में इसको 500 पत्नियों का जिक्र मिला है और 80,000 गाँव थे, इसके बारे में इसका जिक्र मिला है। उसने कुछ वैवाहिक संबंध किए और अपनी मजबूत स्थिति करी। कौशल देवी से प्रचंडित में शादी की, चेलना से शादी की जो कि चेटक की पुत्री थी, लिच्छवी की, और खेमा यानी मध्य देश की राजकुमारी थी, इनसे शादी की। दोस्तों अगला है 59वां, सूची 1 को सूची 2 से शिलालेख को सम्मिलित करना है। जो दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे परांतक फर्स्ट उत्तर मेरू अभिलेख। तो देखते हैं पहले दोस्तों उसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर मेरू अभिलेख है, इसमें परांतक फर्स्ट का, पिलसड अभिलेख है कुमारगुप्त फर्स्ट का, सारनाथ शिलालेख है कुमारगुप्त सेकंड का, और एरन अभिलेख है बुद्धगुप्त का। तो दोस्तों ये थे चारों। दोस्तों ध्यान रखना इसके जस्ट पीछे ही मैंने आंसर की भी डाल रखी है ताकि आप उसको वापस मैच कर सको। फिर अगला दोस्तों कि निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था, तो वरितो पोतगगक, तो ये था वरितो पोतगगक, तो ये था इसके अंदर दोस्तों। अब देखते हैं इसकी सही व्याख्या। ओलेनायकम जो कि हम देखते हैं कि प्रधान सचिव था रूप में, कच्चे आदेशों की जांच करता था। सेरुंदम निम्न श्रेणी का था, सरकारी विभाग अधिकारी के रूप में। वरितो पत्रारक ये राजस्व विभाग का अधिकारी था, ये रजिस्ट्रार था जो कि पैसे अधिकारी रजिस्टर था। और ये थे दोस्तों, ये थे टोटल 10 क्वेश्चन जो कि प्राचीन भारत के जो मैंने करवा दिए। दोस्तों आप जरूर इसकी सहित व्याख्या देखिए और इसको दोस्तों अपन अब आप पुराने पेपर्स देखना, उसमें क्वेश्चन दे रखे और मैंने सहित इसको व्याख्या किया है ताकि आप इसको वापस एनालिसिस कर। और दोस्तों हम देखते हैं यूजीसी नेट के अंदर जो पुराने क्वेश्चन है उसकी रिपीटेशन वापस होती है, और अगर उसकी व्याख्या कर ले तो आधे क्वेश्चन उसका आराम से सोल्व हो जाते हैं। तो अब मैं बात करूँ दोस्तों मध्यकालीन भारत की, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन क्या है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद सुधारों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त करना, बिल्कुल सही है। अपनी सेना में दाग व चराग लागू करना, बिल्कुल सही है। और बड़े अमीरों सेनापतिकता को समाप्त कर देना, और गरीब शराब की सार्वजनिक बिक्री पाबंदी लगाना। तो दोस्तों हम इसमें उत्तर देखेंगे 1, 2 और 4, तो सी इसके अंदर उत्तर हो जाएगा। तो उसकी अब व्याख्या करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह तो कुछ अध्यादेश जारी किए गए थे। तो पहला अध्यादेश था दोस्तों हम देखते हैं
अमीरों की संपत्ति, धार्मिक व भूमि अनुदान जब्त करना, गुप्तचर प्रणाली का पठन करना, दिल्ली में मद्य निषेध रोकना, मद्य निषेध और अमीरों के आपसी मेल मिलाप और उत्सवों पर रोक एवं आपसी विवाह से पूर्व सुल्तान से अनुमति लेना। तो 4 इसके अध्यादेश लागू किए थे। अगला दोस्तों अपन देखते हैं 62वां। 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति का उदाहरण किसने प्रस्तुत किया? तो हम देखते हैं मोरलैंड ने, इसमें कोई वो नहीं है तो उसमें आ जाएगा मोरलैंड। फिर अगला दोस्तों निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो हम देखते हैं सबसे पहले तो फ़क्र मुदब्बिर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक को इल्तुतमिश को समर्पित किया, ये बिल्कुल सही है। इसामी मिनाज उसरात के इस कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार सी लगा ली, तो ये इसके अंदर गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला दोस्तों मिनहाज कहता है कि रजिया ने शासक बनने की सभी प्रशंसनीय गुण व आवश्यक योग्यताएं थी, बिल्कुल सही है, मिनहाज कहता है। और चौथा है रजिया द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति ने तुर्की अमीरों को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने रजिया को अपदस्थ करके एक योजना बनाई, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों रजिया के बारे में बताया गया है। अब इसकी सही व्याख्या करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं फ़क्र मुदब्बिर एक वजीर था और आदाब उल हर्ब इसने एक पुस्तक लिखी। इसमें बताया गया है कि राजनयिक सिद्धांत के बारे में और राज के संगठन के बारे में जिक्र मिलता है और युद्ध कला का भी इसके अंदर वर्णन मिलता है। और मिनहाज कहता है रजिया के बारे में कि रजिया में सभी बादशाह गुण विद्यमान थे, किंतु उसके महिला होने के कारण उसमें सब गुण बेकार थे। और रजिया ने गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पद दिया। और हम देखते हैं कि हबीबुल्लाह ने कहा है रजिया का पतन तुर्क सैनिक अभिजात वर्ग की विजय थी। दोस्तों इसके बारे में ये रजिया के बारे में हो गया। दोस्तों अगला है क्वेश्चन नंबर 64, 63 हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, अब मैं बात करूँ सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। तो सुल्तान कौन था? तो कौन था दोस्तों? इसके था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। सबसे बड़ी बात दोस्तों फिरोज तुगलक ने हिंदू माँ का बेटा था और अफीफ ने तारीख फिरोजशाही लिखी है। और फिरोज तुगलक के काल का इसमें संपूर्ण वर्णन मिलता है किसमें? अफीफ की तारीख फिरोजशाही में। अब दोस्तों मैं बात करूँ उसने कुछ प्रमुख कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए? इसार, फिरोजा, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजशाह कोटला, इसने नगर कुछ बसाए। और नहरों का निर्माण भी इसने कराया। हम देखते हैं 5 नहर का इसमें जिक्र मिलता है। और तारीख मुबारक शाही में नहरों का वर्णन मिलता है। और याह्या बिन सर हिंदी इसके लेखक थे। तो किसकुस के शिकार महल बनाया। मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर बाजार पर जाने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। और एक राजा और था सिकंदर लोदी, उसने भी ये लगा दिया था। इसके समय महदवी मूवमेंट हुआ था। और दीवाने बंदगान इसने डिपार्टमेंट खोला था। दारुल सफ़ा यानी अस्पताल खोला था। और दीवान इश्तिहाक यानी पेंशन विभाग भी इसने खोला था। दोस्तों इसने बहुत सारे काम, थोड़ा कट्टर था, ठीक है, कट्टर, और इसने बहुत सारे काम भी किए थे। तो जब अपन फिरोज तुगलक पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। तो अगला दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो फ़क्र मुदब्बिर बिल्कुल सही है। आदल फर्ब, मोहम्मद कबीर ये भी बिल्कुल सही है। जियाउद्दीन बर्नी ये बिल्कुल सही है। और सहीउद्दीन मोहम्मद औफी खजाइन उल फतवा दोस्तों किसकी है? ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जाएगा डी। तो किसकी है? अमीर खुसरो की। दोस्तों वापस से एक बार जिक्र कर लेते हैं अपन किताबों का। तो फ़क्र ए मुदब्बिर किसकी बुक है? अदाल उब हर्ब और युद्ध की कला का इसके अंदर वर्णन मिलता है। फिर दोस्तों अगला है मोहम्मद कबीर अफसाना ए सहान। तीसरा है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी से हम देखते हैं कि बहुत सारी बुकें इसने लिखी थी। और हम देखते हैं कि एक तो तारीख फिरोजशाही, फतवा ए जहांदरी, शाना ए मोहम्मद या सहीफ़ नॉट, हसरतनामा, सलात कबीर और तारीख आले बरामी का, ये भी इसके अंदर इसने लिखा था। दोस्तों अगला है 56वां। सूहा भट्ट ने सुल्तान पर इतना दबाव बनाया कि उसकी सलाह पर सुल्तान ने सभी ब्राह्मणों और शिक्षित हिंदुओं को आदेश दिया कि उन्हें मुसलमान बन जाना चाहिए। जो इस्लाम नहीं कबूल करना चाहते उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। उपयुक्त कथन में फरिश्ता ने किस सुल्तान के बारे में जिक्र किया है? तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट कश्मीर का राजा था, कश्मीर का सुल्तान सिकंदर, उसके बारे में ये जिक्र मिलता है। अब देखते हैं उसकी व्याख्या देख लेते थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि सिकंदर शाह को बुत शिकन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारी मूर्तियों को और तोड़कर एक सिक्के बना लिए गए थे, यानी मूर्ति भंजक भी कहा जाता है इसे, बुत शिकन। एक कट्टर था। और सूहा भट्ट
इसका प्रधान सेनापति था, पहले हिंदू ब्राह्मण था, बाद में ये मुसलमान बन गया था, इस्लाम इसने ग्रहण कर लिया था। और तीसरा, कश्मीर के हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार पर जजिया कर लगा दिया, किसके कहने पर? सूहा भट्ट के कहने पर। सती प्रथा पर इसने रोक लगाई और तैमूर ने जो कश्मीर पर आक्रमण इसी के समय किया था। दोस्तों फिर अगला है कि सबसे इंपॉर्टेंट राजा जैनुलब्दीन यानी कश्मीर का अकबर, जिसने उदार व सहिष्णु शासक था, हिंदू मंदिरों को पुनर्निर्माण कराया, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया, जजिया हटा दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया, कुतुब उपनाम से कविता लिखता था, शिकायतनामा इसकी किताब है। बुढ़शाह यानी महान शासक है ये। मूल्य नियंत्रण किया इसने वहाँ पर कश्मीर में, यानी कश्मीर के अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी थी उसने वहाँ लागू की। संगीत प्रेमी था, कांच की बोतल, कागज़ बनाने, बंदूक व पटाखे बनाने, शॉल बनाने व बहुमूल्य पत्थर बनाने, काटने का बेचने किया। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, यानी कश्मीर का ये सुल्तान था। नेक्स्ट दोस्तों 67, नाफ्ता और मैंगोनेल्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान क्षेत्र में किया गया? तो इसके अंदर दोस्तों इसमें उत्तर आ जाएगा सिंध में। और हम देखते हैं कि जो कासिम ने देवल बंदरगाह के मंदिर थे उसको इसने तोड़े थे, तो किस इससे तोड़े थे? मंगोनेल से और नाफ्ता से, उसमें इसका प्रयोग किया था। फिर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही है? तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं, पहला है सरबत खालसा के वार्षिक आयोजन की परंपरा चक गुरु अमृतसर में थी, लेकिन धीरे धीरे आपसी मतभेद बढ़ने लगे और हर प्रमुख अपने अपने लिए अलग इलाके बनाने की कोशिश करने लगे। बिल्कुल इसलिए सही है। दशम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों फिर तीसरा, सभी सिख गुरु खत्री थे और उनके प्रमुख सहायक मसंद भी खत्री थे, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, तो इसमें आ जाएगा तीसरा गलत। और गुरुओं की सेना 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह के समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुई, तो ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, तो दोस्तों इसमें जाएगा ए, इसके अंदर उत्तर जाएगा। दोस्तों मैं बात करूँगा, इसकी व्याख्या करूँगा सबसे पहले। तो मोहसिन फ़नी ने एक किताब लिखी थी, दबिस्तान ए मजाहिब, दबिस्तान ए मजाहिब, दबिस्तान ए मजाहिब एक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में सिख समुदाय के संगठन के बारे में जिक्र मिलता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि मसंद का मतलब होता है गुरु का प्रतिनिधि जो सिखों की आय का 10वें अंश वसूलता हो, ठीक है, सिखों की आय का 10वां अंश जो वसूलता हो, यानी पैसे लेता हो सिखों से, ठीक है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कुछ इसके सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि गुरु नानक जी, और गुरु नानक जी दोस्तों हम देखते हैं कि तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, 1469 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने उदासी यात्रा की बहुत सारी। फिर गुरु अंगद के समय गुरुमुख लिपि लंगर व्यवस्था को स्थायी किया इन्होंने। और गुरु अमरदास स्वयं खेती किया करते थे, लवन पद्धति अपनाई, गोविंदवाल पीथी की रचना की इन्होंने। फिर गुरु रामदास अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी इनको। गुरु अर्जन देव से हम देखते हैं कि मसंद व मेहरा नियुक्त किए गए, मसंद इन्होंने नियुक्त किए। आदि ग्रंथ में सिख गुरु का उपदेश दिया। आदि ग्रंथ में दोस्तों हम देखते हैं गुरु नानक, कबीर, रामानंद, फरीद, जयदेव, मीरा, ठीक है, और रेदास दन्ना, इन्होंने इनका आदि ग्रंथ में इनका जिक्र है। फिर हम देखते हैं गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, और लास्ट थे गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने इम्पोर्टेंट दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की। पंचमकार जो कि हम देखते हैं 5 इनके वो होते हैं। 10वें बादशाह का ग्रंथ इन्होंने इसके समय था। जफरनामा नाम से ये कविताएं लिखते थे। दोस्तों ये थे 10वें गुरु। अब अगला है नेक्स्ट 69। दोस्तों हम देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट को अपने उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों हम देखते हैं कि निजामुद्दीन औलिया तो चिश्ती थे। शेख नूरुद्दीन ये ऋषि संप्रदाय के थे। दादूजी भक्ति और गजवंश नक्शबंदी, यानी ऑप्शन से दोस्तों हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती। क्या थे? चिश्ती। तो हम देखते हैं ए का 3, बी का 4, दोस्तों बी इसके अंदर उत्तर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या दोस्तों कालक्रम भी पूछ लेता है कभी कभी, कौन कौन से पहले कौन कौन से। तो सबसे पहले चिश्तियों का ख्वाजा साहब, नागौरी, कुतुबुद्दीन, गंजे शक्कर, निजामुद्दीन, चिराग, केसुदराज, बुरहानुद्दीन और सलीम चिश्ती।
और सबसे इम्पोर्टेंट है नक्शबंदी के समय कट्टर थे दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट नक्शबंदी कौन थे, कट्टर थे। स्थापना की थी ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, सबसे एंड में आए थे ये। और ख्वाजा बकी बिल्ला, शेख अहमद फारूकी सरहिंदी, मीर मासूम, शेख अब्दुल लतीफ़, ख्वाजा महमूद, शेख बुरहान, शाह वलीउल्लाह देहलवी, ठीक है, मिर्ज़ा मजहर, बहाउद्दीन गंजबख्श, तो ये थे दोस्तों। हम देखते हैं कि जो बंगाल था उसमें चिश्ती सिलसिला को संगठित किसने किया था, शेख सिराजुद्दीन उस्मान ने संगठित किया था। फिर देखो दोस्तों अगला है 70वां मध्यकालीन भारत का 10वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों अपन देखते हैं धरातली सजावट में पित्राडूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किस में से है, तो इम्पोर्टेंट है एतमादुद्दौला का मकबरा, तो इसके अंदर ए उत्तर जाएगा। तो पित्राडूरा दोस्तों हम देखते हैं कि एतमादुद्दौला के मकबरे में बना हुआ है और पूर्ण संगमरमर का बना मकबरा है और ईरानी शैली का ये बना हुआ है। मोती मस्जिद दोस्तों हम देखते हैं 1654 में आगरा के किले में बना हुआ है और जहारा के सम्मान में निर्मित पूर्ण संगमरमर की मूर्ति थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं ताजमहल 1631 से 1653 में बनाया, शाहजहाँ के समय बना और वास्तुकार कौन था, अहमद लाहौरी, और इसको नादिर उल असरार की उपाधि किसने दी थी, शाहजहाँ ने इसको उपाधि दी थी और मिस्री था इसका उस्ताद ईसा खां। फिर हम देखते हैं कि दीवान आम 1628 में, इसमें तख्त ताउस और मयूर सिंहासन इसमें रखा। तो दोस्तों ये चारों इसके अंदर थे। दोस्तों ये हुए कंप्लीट 10 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत के। अब मैं बात करूँ दोस्तों आधुनिक भारत की, और आधुनिक भारत में 10 क्वेश्चन अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 71वां क्वेश्चन है व्याख्या सहित। दोस्तों मैं इसको समझा रहा हूँ बिल्कुल सहित व्याख्या, और आप खुद देखना जब पुराने पेपर आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो आने वाले जो इतिहास के कोई भी पेपर हो उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट रखेंगे। दोस्तों अपन अब बात करूँ आधुनिक भारत के अंदर। तो अब मैं आधुनिक भारत है दोस्तों 71वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ, तो कौन सा था, चेचू आंदोलन। दोस्तों उसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों चेचू जो आंदोलन था वो 1920 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1920 में, और नेता थे वेंकटपैया। कौन थे, वेंकटपैया से नेता था। स्थान का गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में। दोस्तों मैं और बात करूँ ताना भगत यानी 1914 से 1930 तक था ये। दोस्तों जनजाति थी ओराव जनजाति। कौन सी थी, ओराव। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, छोटा नागपुर, जो कि हम देखते हैं झारखंड में। दोस्तों उसमें विशेष जो मुख्य बात क्या है, एक तो सांस्कृतिक आंदोलन था, कांग्रेस और गांधी जी से घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए सभी ने ऐसे में महत्वपूर्ण सहयोग दिया और गांधीवादी नीतियों को उसने अपनाया था। गांधीवादी नीतियों को उसने अपनाया था। जो उसके नेता थे एक तो जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत, ये 3 इसमें नेता थे। अब मैं बात करूँ दोस्तों रंपा विद्रोह जो 1922 से लेकर 1924 में हुआ था, और दोस्तों नेता थी अल्लूरी सीताराम राजू, और स्थान कौन सा था, गोदावरी क्षेत्र था। रंपा यानी आंध्र प्रदेश में क्षेत्र है। उसका तात्कालिक कारण क्या था, तो आदिवासियों से बिना मजदूरी दिए जंगल में सड़क निर्माण कार्य करवाने के लिए गांधी जी से ये हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गांधी जी से प्रेरित थे। दोस्तों अगर मैं बात करूँ सूची 1 को 72 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और उसको सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो दोस्तों अपन देखते हैं महात्मा गांधी जी ऑल इंडियन हरिजन संघ। दोस्तों इसकी डायरेक्ट अपन सहित व्याख्या देखते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो जगजीवन राम था उनका था ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेज लीग इन 1935 के अंदर। भीमराव अंबेडकर ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस, और महात्मा गांधी जी का था ऑल इंडिया हरिजन संघ, और MC राजा का था ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन, यानी 4 इसके थे डिप्रेस्ड। ठीक है दोस्तों अगला निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं था, तो कौन नहीं था, तो इसमें दोस्तों हम देखते हैं रविशंकर व्यास इसमें नहीं थे। तो अब मैं बात करूँ दोस्तों इसकी व्याख्या करते हैं। दोस्तों उसकी व्याख्या सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं चंपारण जो किसान आंदोलन था 1917 में हुआ था, और जो मुख्य समस्या क्या थी, 3 कटिया पद्धति यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। और 1917 के अंदर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ, और इस पारित अधिनियम में जो मांग रखी गई, जो पारित किया गया, 3 जो कटिया पद्धति समाप्त कर दिया गया, और जो 25% भाग है वो वापस दे दिया गया।
फिर दोस्तों हम देखते हैं एवजी स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति बनाई गई, जिसके अंदर कुछ 2 भारतीय सदस्य थे। ये तो गांधी जी खुद थे और एक राजा हरिहर प्रसाद इसके अंदर सदस्य थे। और उसमें जो भारतीय सदस्य, दोनों भारतीय, सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें दोनों भारतीय सदस्य थे। और कीर्त्यानंद सिंह भी इसके अंदर सदस्य थे। फिर बाद में ये जो राजा हरिहर प्रसाद थे, दोनों ये कोई इनको बीमार हो गए थे, फिर बाद में ये बन गए थे। दोस्तों फिर है कि जो सहयोग किस किसने दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, हम देखते हैं महादेव देसाई साथ चलते थे, नरहरि पारिक, जे.पी. कृपलानी, ब्रजकिशोर और अनिरुद्ध नारायण सिंह। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। और विरोध किसने किया था, एन.जी. रंगा ने इसका विरोध किया था। तो 74वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहाँ अपनाया था। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम देखते हैं तो कराची अधिवेशन 1931 में। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ इसकी व्याख्या की। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1931 में हुआ था और अध्यक्ष कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कराची में हुआ था। और हम देखते हैं इसमें जो मुख्य बात की गई थी वो ये गई थी कि मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव की इसमें बात की गई थी और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को इसमें स्वीकृति दी गई थी। तो कुछ अन्य अधिवेशन भी हुए थे और हम देखते हैं कि अन्य अधिवेशनों में से तो 1936 का लखनऊ अधिवेशन जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसमें कहा गया समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। और 1935 का जो अधिनियम था उसको अस्वीकार किया गया था। दोस्तों हम देखते हैं 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे और देशी रियासतों के बारे में इसमें बात की गई। और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन भी किया गया, इसमें जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ये तो दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला है कि मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। निम्नलिखित में से किसने ये कथन दिया। तो दोस्तों हम देखते हैं महात्मा गांधी जी ने ये कथन दिया था। दोस्तों फिर अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे इलाहाबाद की संधि। तो 1765 में हुई संधि हुई थी। और पुरंदर संधि 1776 और मंगलोर संधि मद्रास 1769 में और मंगलोर संधि 1784 में। तो दोस्तों ये था। दोस्तों मैंने नीचे उत्तर भी बता रखे हैं कि इसमें क्या कौन कौन से उत्तर आएंगे। अब मैं सही व्याख्या करता हूँ। तो कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ कौन कौन सी, अब मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ पूरी ढंग से। तो अपन देखते हैं मैसूर के, सबसे पहले बात करेंगे अपन मैसूर की। और मैसूर के अंदर दोस्तों अपन देखते हैं कि 4 इसके अंदर युद्ध हुए थे। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1767 से 1769 तक। और मद्रास संधि हुई थी इसमें। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर 1780 से 84 तक हुआ था, इसमें संधि किसकी हुई थी, मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसके अंतर्गत दोस्तों हम देखते हैं जिसके अंतर्गत 1790 से 1792 के अंदर हुआ था। और इसमें संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि इसके अंतर्गत हुई थी। दोस्तों फिर पंजाब, आप दोस्तों इसको देख लेना फटाफट। और इसमें बैरोवाली संधि, मराठा, दोस्तों आप इसकी बिल्कुल देखना कौन कौन सी संधि हुई थी, आप बिल्कुल इसको नोट करना, मैंने लिखा है, ठीक है। और फिर हम दोस्तों अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखना आप, दोस्तों उसकी मैं सहित व्याख्या कर रहा हूँ। दोस्तों हम देखते हैं जो इंडियन मिरर है जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने लिखा था, मनमोहन घोष, के चंद्र सेन ने, ट्रिब्यून अखबार दयाल सिंह ने, इंडियन रिव्यू जी.एन. नटेशन ने और इंडिपेंडेंट इंडिया M.N. रॉय ने। तो अन्य महत्वपूर्ण अखबार भी है, कौन कौन से अखबार है, हिंदुस्तान रिव्यू सत्येंद्र सिन्हा, मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी, हिंदू रिव्यू विपिन चंद्र पॉल, उदंड मार्तंड जुगल किशोर चतुर्वेदी, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, द लीडर मदन मोहन मालवीय और इंडियन मिरर। 178वें 18वीं शताब्दी के मुगल सम्राटों के नाम पर विचार करना है। तो दोस्तों आप बिल्कुल उसको मिलान करा लेना। तो उसमें मैं तो डायरेक्ट व्याख्या पे आऊँगा। सबसे पहले बहादुर शाह, जादर शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सिंह और बहादुर शाह जफर। तो 79 अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट में दोस्तों मैं व्याख्या पे आऊँगा। इसमें सबसे पहले किताबें कौन कौन सी थी, हर्षिदत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, R.J. मूर की द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी, तीसरा A.R. देसाई सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और ब्रूमफील्ड की एलिट कॉन्फ्लिक्ट इन एप्रिडुल सोसाइटी। तो दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना। दोस्तों अगला एक तूफुतुल 80वां लास्ट क्वेश्चन है, तूफुतुल मुहावदीन के लेखक कौन थे। तो हम देखते हैं राजा राम मोहन राय। तो अब दोस्तों इसकी व्याख्या है, राजा राम मोहन के दोस्तों संगठन है कुछ, कौन कौन संगठन है। 1814 के अंदर आत्मसभा, ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन,
वेदांत कॉलेज, ब्रह्म समाज, फिर समाचार पत्र पे संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मोनिकल मैगजीन, बंगदूत और चंद्रिका। फिर दोस्तों हम देखते हैं कुछ पुस्तकें भी थी, तूफुतुल मुआवदीन, जैसे शिक्षा और हिंदू उत्तराधिकार के नियम। तो दोस्तों और अब दोस्तों इसमें मैंने आंसर की भी डाल रखी है, 51 से 80 तक के क्वेश्चन किया, आप बिल्कुल उसको देख लेना। दोस्तों ये हुए टोटल 80 क्वेश्चन और मैंने यूजीसी नेट का जो सीरीज़ क्वेश्चन सीरीज थी 3rd वो मैंने करवाई। अब दोस्तों मैं हर 1 या 2 दिन में डेली मैं एक सीरीज डाल देता हूँ यूजीसी नेट की, और जो पुराने पेपर्स में से जो पुराने जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं डालूंगा, और इसकी जो सह सहित व्याख्या मैं डालूंगा, ताकि आपको एक एक चीज़ का पता चले, और एंशियंट, मिडाइवल और जो मॉडर्न है इन तीनों के बारे में तथ्यों का पता चले। और महत्वपूर्ण इसमें कि इसमें सह सहित व्याख्या मैंने करवाई है, और आप बिल्कुल पेपर सोल्व करिए और पूरा जितना हो सके पेपर सोल्व करिए दोस्तों, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।